कल्पना कीजिए एक छोटे से कमरे को जहां दीवारें पुरानी हैं लेकिन सपनों से चमक रही हैं और वहां बैठी है झनक। उसकी आंखों में आंसू छिपे हुए हैं लेकिन चेहरे पर वो हल्की सी मुस्कान जो कह रही है कि हार मानना उसके शब्दकोश में नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएनजे टीवी के स्पेशल और धमाकेदार एपिसोड में, जहां हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, कहानी को जीते हैं। मैं हूं संजना, आपकी फेवरेट स्टोरी टेलर, जो फिल्म सिटी के हलचल के सीधा आपके स्क्रीन पर आती हूं। और यकीन मानिए, फिल्म सिटी में काम करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि मैं इन शोज के हर ट्विस्ट को पहले ही स्मेल कर लेती हूँ, हर कैरेक्टर की हर सांस को फील करती हूँ। आज मैं आपको ले चलूंगी झनक सीरियल की दुनिया में, आज के एपिसोड 710 की उस जर्नी में जो दिल को छू लेगी, हंसा देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी, बिना किसी ब्रेक के, बस एक सतत बहाव की तरह, जैसे नदी जो कभी रुकती नहीं। तो अपनी चाय का कप पकड़ लीजिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक एपिसोड नहीं, एक इमोशनल रोलर कोस्टर है, जहां झनक की महत्वाकांक्षा, परिवार की कुर्बानियां और वो छिपी हुई साजिशें सब कुछ मिक्स होकर एक ऐसा धमाकेदार मिश्रण बनाती हैं जिसे आप भूल नहीं पाएंगे। एपिसोड की शुरुआत होती है उस सीन से जो किसी के भी दिल को चीर दे। झनक अपने छोटे से कमरे में बैठी है और उसे वो ग्लानि, वो अपराध बोध खाए जा रहा है कि सखी और धामू, उसके अपने, कोलकाता सिर्फ और सिर्फ उसके लिए आए थे और वो उन्हें एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं दे पाई। अरे सोच कर देखिए दोस्तों, ये कितना दर्दनाक है। वो लड़की जो हमेशा दूसरों के हक के लिए, दूसरों के पेट के लिए लड़ती है, आज अपने ही परिवार को भूखा देख रही है। उसके अंदर एक तूफान चल रहा है। वो सोच रही है, कैसी बेटी हूं मैं, कैसी दोस्त हूं, मेरे अपने मेरे लिए भूखे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रही। तभी धामू, वो मासूम सा भाई जो अपनी बड़ी बड़ी तकलीफों को भी हंसी में उड़ा देता है, वो झनक के पास आता है और कहता है, दीदी तू टेंशन क्यों ले रही है, मैं तो भूखा रहने का आदी हूँ, कोई बात नहीं। दोस्तों, ये लाइन सुनकर मेरा तो दिल ही बैठ गया। एक छोटा भाई अपनी बहन को तसल्ली देने के लिए अपनी भूख को आदत बता रहा है। लेकिन झनक का दिल तो माँ का है, वो इन शब्दों से पिघल जाती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वो सोचती है कि क्या ये सब उसके सपने की कीमत है। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन, डॉक्टर बनने का वो जुनून जो उसकी माँ नूतन ने उसके खून में, उसकी रूह में डाल दिया था, क्या उस सपने की कीमत इतनी बड़ी है कि उसके अपने भूखे सोएं? तभी सखी, वो उसकी ढाल, वो दोस्त जो हर कदम पे उसके साथ खड़ी रहती है, वो झनक का हाथ पकड़ती है और कहती है, झनक पागल हो गई है क्या? ये त्याग कुछ भी नहीं है तेरे सपने के सामने। तू डॉक्टर बनेगी और हम सब तेरे पीछे चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। आज की एक रोटी की भूख कल की तेरी कामयाबी के सामने कुछ भी नहीं है। सखी की इन बातों से झनक को थोड़ी हिम्मत मिलती है। धामू की आंखों में एक नई चमक आ जाती है। वो कल्पना करने लगता है, उसकी दीदी व्हाइट कोट में है, गले में स्टेथोस्कोप लटका हुआ है और वो मरीजों की जान बचा रही है। वो चहटते हुए कहता है, दीदी मैं तुझे डॉक्टर के रूप में देखने के लिए कितना उत्साहित हूँ। सोच, तू कितनी बड़ी डॉक्टर बनेगी और मैं सबको बताऊंगा कि ये मेरी बहन है। धामू की ये मासूमियत और सखी का ये सहारा, यही तो झनक की असली ताकत है। झनक का दिल जो बोझ से दबा जा रहा था, थोड़ा हल्का हो जाता है। वो अपनी आंखों से आंसू पोंछती है और एक नए इरादे के साथ वादा करती है, एक दिन जरूर मैं अपना सपना पूरा करूंगी, और सिर्फ पूरा नहीं करूंगी, मैं सबको दिखा दूंगी कि झनक हारी नहीं है, झनक टूटी नहीं है। लेकिन दोस्तों, एसएनजे टीवी पर आप जानते हैं, हम सिर्फ सतह पर नहीं तैरते, हम गहराई में गोता लगाते हैं। ये खुशी का पल, ये हिम्मत का लम्हा ज्यादा देर टिकता नहीं, क्योंकि झनक की आंखों में सिर्फ सपनों की चमक नहीं, बदले की आग भी जल रही है। वो आग जो ऋषि के परिवार के दिए हुए अपमानों से जली है, वो आग जो उसकी माँ नूतन के दर्द से धधक रही है। वो सखी और धामों से कहती है, अनिरुद्ध एक दिन मेरे पास आएगा, मुझे अपनी बेटी मानने के लिए गिड़गिड़ाएगा, लेकिन मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। धामू, जो शायद अभी भी अपने पापा के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, बीच में कूद पड़ता है, पापा ने अदिति के लिए तुझे नहीं अपनाया दीदी। ये सुनकर सखी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो भुनभुनाती है, तेरी नूतन कितनी बदनसीब थी जो अनिरुद्ध जैसे पत्थर दिल इंसान से प्यार कर बैठी। उसने कभी झनक का बचाव नहीं किया, कभी अपनी बेटी के लिए स्टैंड नहीं लिया। ये सुनते ही झनक की मुट्ठियां भींच जाती हैं। उसकी आवाज में एक खतरनाक शांति होती है जब वो फुसफुसाती है, मैं इन सारे अपमानों का बदला लूंगी। मैं अपनी मां नूतन के हर आंसू का हिसाब चुकाऊंगी, और सच्चाई, सच्चाई तो एक दिन बाहर आकर ही रहेगी।
दोस्तों ये डायलॉग सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं, ये एक ऐलाने जंग है। झनक अब सिर्फ एक बेचारी लड़की नहीं, वो एक तूफान है जो बस सही वक्त का इंतजार कर रहा है। और फिल्म सिटी में बैठे बैठे मैंने एक बात सीखी है दोस्तों, जब कोई कैरेक्टर इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है तो शो आसमान की बुलंदियों को छू लेता है। ये वो इमोशन है जो स्क्रीन से बाहर निकलकर सीधा आपके दिल में लगता है। अब कैमरा शिफ्ट होता है उस शख्स पर जो इस पूरी कहानी का केंद्र बिंदु है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा उलझा हुआ है। अनिरुद्ध बासु, वो बिजनेस टाइकून जो बाहर से कूल, काम और कंपोज लगता है, लेकिन अंदर से उलझनों का एक ऐसा जाल है जिसमें वो खुद फंसा हुआ है। हम उसे अपने शानदार ऑफिस में देखते हैं अर्शी के साथ। वो अर्शी से पूछता है, क्या तुम्हें यकीन है कि प्रिंसिपल हमारा काम कर देगा? झनक का एडमिशन रुक जाएगा? अर्शी, वो शातिर दिमाग वाली लेडी जो हमेशा 2 कदम आगे की सोचती है, एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहती है, प्रिंसिपल तो कर ही लेगा, मैंने उसे अच्छे से समझा दिया है, लेकिन अगर वो फेल हो गया तो मेरे पास प्लान बी, सी और डी भी तैयार है, तुम चिंता मत करो। अनिरुद्ध एक राहत की सांस लेता है, लेकिन अर्शी का अगला सवाल उसे किसी तीर की तरह चुभता है। वो अनिरुद्ध की आंखों में झांकते हुए पूछती है, तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा कि हम तुम्हारी ही बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं? और बूम, ये सवाल नहीं, एक बम था। अनिरुद्ध का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो जाता है। वो कहता है, कितनी बार कहूं अर्शी, झनक मेरी बेटी नहीं है, ये बात साफ है। अर्शी उसे और उचकाती है, तुम तो कहते थे कि नूतन कभी झूठ नहीं बोलती थी, फिर अब उसकी आखिरी बात पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे? अनिरुद्ध का सब्र का बांध टूट जाता है। वो गुस्से में फट पड़ता है, क्या तुम चाहती हो कि मैं ये कहूं कि मुझे नूतन पर भरोसा करने का पछतावा है? हाँ, है मुझे पछतावा। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं, मेरा दिल कहता है कि झनक मेरी बेटी नहीं है। अर्शी अब अपना आखिरी और खतरनाक दांव चलती है। वो कहती है, और अगर अगर किसी दिन ये साबित हो गया कि झनक तुम्हारी ही बेटी है, डीएनए टेस्ट हो गया या कोई सबूत सामने आ गया, तब? अनिरुद्ध गुस्से में चिल्लाता है, तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ये देखिए दोस्तों, ये डर बोल रहा है। ये एक बाप का डर नहीं, ये एक ऐसे इंसान का डर है जिसकी बनाई हुई परफेक्ट दुनिया बिखरने वाली है। अर्शी हंसती है, एक ऐसी हंसी जिसमें जीत का नशा है। वो कहती है, अगर झनक तुम्हारी बेटी साबित हुई तो याद रखना, नूतन तुम्हारी पहली पत्नी थी। कानून के हिसाब से झनक को तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी का हक मिलेगा, तुम्हारी प्यारी बेटी अदिति को कुछ नहीं मिलेगा। अनिरुद्ध गुस्से में मेज पर हाथ पटकता है, बकवास बंद करो। अदिति के हक को कोई नहीं छीन सकता, और झनक के बारे में एक और शब्द मत कहना, वो ही मेरी सारी परेशानियों की जड़ है। ये सीन इतना टेंशन से भरा है दोस्तों कि आपकी सांसें रुक जाएंगी। अनिरुद्ध का डर शीशे की तरह साफ दिख रहा है। वो डर की सच्चाई बाहर आ जाएगी और उसकी परफेक्ट फैमिली, उसका परफेक्ट स्टेटस, सब कुछ ताश की पत्तों की तरह बिखर जाएगा। फिल्म सिटी में जब मैं स्क्रिप्ट रीडिंग सेशंस में बैठती हूँ तो ऐसे ही मोमेंट्स पर डायरेक्टर्स की आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि ये वो पॉइंट्स होते हैं जहां व्यूअर्स रिमोट को हाथ भी नहीं लगाते। अब कहानी का रुख घर के एक दूसरे शांत लेकिन दर्द भरे कोने की तरफ मुड़ता है, दादा भाई के पास। उनका फोन बजता है, वो फोन उठाते हैं, हेलो, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती, सिर्फ एक खामोश सन्नाटा। वो फिर चिल्लाते हैं, हेलो, कौन बोल रहा है? लेकिन कॉल कट जाती है। पास में बैठी इंदुमती उत्सुक होकर पूछती है, किसका फोन था? दादा भाई उन्हें फोन की स्क्रीन दिखाते हैं, उस पर नाम चमक रहा है, रिद्धिमान। इंदुमती की आंखें भर आती हैं। बरसों पुराना दर्द, एक माँ की अधूरी ममता, सब कुछ उन नम आंखों में तैर जाता है। वो भावुक होकर कहती हैं, फिर से कॉल करो, एक बार फिर से लगाओ। दादा भाई नंबर डायल करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तभी वहां पुटुल आ जाती है, अपनी माँ और दादा को परेशान देखकर पूछती है, क्या हुआ? इंदुमती उसे सब बता देती हैं। पुटुल, जो खुद अपनी जिंदगी में बहुत कुछ झेल रही है, उन्हें सांत्वना देती है, आप लोग चिंता मत करो, रिद्धिमान एक दिन जरूर लौटेगा। दादा भाई का चेहरा उदासी से भर जाता है, बस एक बार जानना चाहता हूं कि वो ठीक है या नहीं, एक बार उसकी आवाज सुन लूं। इंदुमती निराश होकर कहती हैं, वो नहीं आएगा, यूएस चला गया और एक बार भी कॉल करके हाल नहीं पूछा। पुटुल कहती है, हमें उसकी सिचुएशन का पता नहीं है, लेकिन मेरा दिल कहता है, मेरा भरोसा है कि वो लौटेगा। फिर बात अरविंद पर आ जाती है, पुटुल के पति पर। इंदुमती कहती है, चलो अरविंद के बारे में बात करते हैं। ये सुनते ही पुटुल का चेहरा सख्त हो जाता है। वो कहती है, नहीं, वो इंसान माफ़ी के लायक नहीं है। इंदुमती से मनाने की कोशिश करती हैं, इतना गुस्सा मत करो बेटा। पुटुल दृढ़ता से कहती है,
हम सब जानते हैं कि उसने मेरे साथ क्या किया। मुझे उससे डिवोर्स चाहिए। बस एक बार जॉब मिल जाए, मेरे पास पैसे आ जाए, मैं डिवोर्स फाइल कर दूंगी। दादा भाई गहरी सोच में पड़ जाते हैं। मैंने सोचा था कि अरविंद एक दिन पुटुल को लेने जरूर आएगा, लेकिन मैं गलत था। दोस्तों, ये फैमिली ड्रामा इतना रियल है, इतना सच्चा है कि एक पल के लिए लगता है जैसे ये मेरे या आपके अपने घर की कहानी हो। वो अनकहे दर्द, वो अधूरी उम्मीदें, वो टूटे हुए रिश्ते, यही वो चीज़ें हैं जो किसी भी शो को असली बनाती हैं। संजना टीवी पर हम ऐसे ही रियल इमोशंस को आपके सामने लाते हैं, क्योंकि फिल्म सिटी ने मुझे एक ही बात सिखाई है, कहानी तभी हिट होती है जब वो दिमाग से नहीं, दिल से दिल तक जाती है। और अब सीन शिफ्ट होता है उस जगह पर जहां असली जंग लड़ी जानी है, मेडिकल कॉलेज। कॉलेज के कमेटी के मेंबर्स एक मीटिंग में बैठे हैं और मुद्दा है झनक। बहस चल रही है कि क्या झनक को हॉस्टल का कमरा मिलना चाहिए या नहीं। कमेटी का हेड, एक सख्त और नियम कानून पर चलने वाला आदमी, कहता है नहीं, रूल्स के हिसाब से उसे कमरा नहीं मिल सकता। उसके पास कोलकाता में एक लोकल गार्जियन है, वो उसके घर पर रहेगी। बाकी मेंबर्स विरोध करते हैं, लेकिन झनक एक डिजर्विंग कैंडिडेट है, वो मेहनती है, उसे हॉस्टल की जरूरत है। लेकिन हेड अपनी बात पर अड़ा रहता है। वो कहता है रूल्स आर रूल्स। और तभी ड्रामेटिक एंट्री होती है ऋषि की। उसके हाथ में फूड पैकेट्स हैं। वो कमरे में दाखिल होता है और एक चार्मिंग मुस्कान के साथ कहता है, ये आप सबके लिए, आप लोग मेहमान हैं हमारे। झनक उसे देखकर चौंक जाती है। उसकी आंखों में हैरानी और गुस्सा दोनों हैं। वो पूछती है, ऋषि, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये सब क्या है? ऋषि मुस्कुराता है, तुम सब गेस्ट हो, इसलिए बस थोड़ा सा। लेकिन झनक का सब्र का बांध टूट चुका है। उसका गुस्सा भड़क उठता है। वो कहती है, अब और मदद मत करो ऋषि, मैं अपनी माँ नूतन की गलती दोहराना नहीं चाहती, और मैं कल से तुम्हारे फ्लैट में भी नहीं रहूंगी। मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरे कैरेक्टर पर, मेरे चरित्र पर एक भी सवाल उठाए। ऋषि सफाई देने की कोशिश करता है, झनक, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मिसअंडरस्टैंड मत करो। झनक की आवाज शांत है, लेकिन उसके शब्द तलवार की तरह तेज हैं। वो ऋषि की आंखों में आंखें डालकर कहती है, मैं ये नहीं कह रही कि तुम गलत हो या तुम बुरे इंसान हो। मैं जानती हूं कि अदिति को पता भी नहीं है कि तुम यहाँ हो। लेकिन एक इंसान एक ही वक्त में दो नावों पर खड़ा नहीं हो सकता ऋषि, और तुमने अपनी नाव चुन ली है। बूम! दोस्तों, ये था एपिसोड का सबसे पावरफुल मोमेंट। ऋषि के पास कोई जवाब नहीं है, वो चुप हो जाता है। उसकी आंखों में वो कश्मकश, वो बेबसी साफ दिख रही है। प्यार और ड्यूटी के बीच का वो पुल जो अब टूटने के कगार पर है। और झनक की स्ट्रेंथ, वाह क्या बात है! वो लड़की जो कुछ देर पहले अपने परिवार को खाना न खिला पाने पर रो रही थी, अब अपने आत्मसम्मान के लिए एक चट्टान की तरह खड़ी है। फिल्म सिटी में मैंने ऐसे कई सीन शूट होते देखे हैं जहां एक्टर्स को डायलॉग्स की जरूरत नहीं पड़ती, उनका एक लुक ही पूरी कहानी कह देता है। और यहाँ ऋषि का चेहरा देखकर लगता है जैसे वो खुद से हजारों सवाल पूछ रहा है, और झनक की आंखों में एक ऐसा आत्मविश्वास है जो कह रहा है, अब मैं किसी पर निर्भर नहीं रहूंगी। एपिसोड यहीं पर खत्म होता है दोस्तों, लेकिन रुकिए, क्या आपने प्रीकैप देखा? प्रीकैप में तो असली धमाका है। झनक और बाकी स्टूडेंट्स कॉलेज की पॉलिसी के खिलाफ प्रोटेस्ट पर उतर आते हैं, और इस प्रोटेस्ट की खबर टीवी पर देखकर एक मिनिस्टर खुद आकर झनक से मिलने का फैसला लेती हैं। तो दोस्तों, ये था आज के एपिसोड का पूरा लेखा जोखा। लेकिन रुकिए, मैं संजना हूँ, संजना टीवी से, और मेरी कहानियाँ खत्म कहाँ होती है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। चलिए, मैं आपको और गहराई में ले चलती हूँ, क्योंकि फिल्म सिटी की इनसाइडर होने के नाते मैं जानती हूँ कि मेकर्स के दिमाग में क्या पक रहा है। झनक की वो भूख, वो सपना, वो बदला, ये सब कुछ मिलाकर एक एपिक कहानी बन रही है। कल्पना कीजिए झनक को, बचपन से ही नाच गाने में माहिर एक कलाकार, लेकिन अब उसकी रगों में डॉक्टर बनने का जुनून दौड़ रहा है। कश्मीर की खूबसूरत वादियों से निकलकर कोलकाता की इस भीड़-भाड़ वाली मतलबी दुनिया तक का उसका सफर, जहां हर कदम पर उसके लिए साजिशों के जाल बिछे हैं। उसकी माँ नूतन की यादें, वो माँ जो अपनी बेटी के सपनों के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर गई, अनिरुद्ध का वो धोखा जो आज भी एक राज बनकर दफन है, और अदिति की वो जलन जो पूरे परिवार को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। और ऋषि, वो बेचारा लड़का जो झनक से प्यार तो करता है, लेकिन फैमिली प्रेशर और समाज के डर में ऐसा फंसा है कि कोई स्टैंड ही नहीं ले पा रहा है। उसकी आंखों में वो दर्द है जो शब्दों से कहीं ज्यादा बोलता है। और हम अर्शी को कैसे भूल सकते हैं, वो विलेन जो हर बार एक नया प्लान बनाती है, लेकिन हर बार जनक के स्मार्टनेस और सच्चाई के आगे हार जाती है। और सखी और धामू, वो सपोर्ट सिस्टम, वो
ढाल जो झनक को हर तूफान में ताकत देते हैं। उनके डायलॉग्स में वो जो एक देसी फ्लेवर है, वो इस शो को जमीन से जोड़े रखता है। अब जरा सोचिए, अगर मैं झनक की जगह होती तो मैं क्या करती? शायद मैं टूट जाती। लेकिन नहीं, मैं तो संजना हूँ जो फिल्म सिटी में स्क्रिप्ट्स लिखती है, डायरेक्टर्स के साथ बैठकर सीन्स पर चर्चा करती है, और मैं जानती हूँ कि एक कैरेक्टर को मजबूत कैसे बनाया जाता है। और झनक का कैरेक्टर वो तो फौलाद का बना है। आपको एक इनसाइडर बात बताऊं, झनक का वो सीन जब वो ऋषि को 2 नाव वाली बात कहती है, वो सीन फाइनल करने में 10 टेक लगे थे। जी हाँ, 10 टेक्स, क्योंकि डायरेक्टर चाहते थे कि इमोशन बिल्कुल परफेक्ट हो, ना गुस्सा ज्यादा ना दर्द कम, बस एक दृढ़ आत्मसम्मान। और अनिरुद्ध का हर्षी के साथ वो फेस ऑफ, वाह, कृषाल आहूजा की एक्टिंग तो कमाल की है। उनकी हर लाइन में, हर एक्सप्रेशन में वो टेंशन, वो डर फील होता है। और हिबा नवाब, अरे हिबा तो झनक के किरदार को जी रही हैं। उनकी एक्टिंग इतनी नेचुरल है कि लगता ही नहीं वो एक्टिंग कर रही हैं। ऐसा लगता है जैसे हम किसी की असली जिंदगी देख रहे हैं। तो दोस्तों, संजना टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगले एपिसोड के रिव्यू में मैं और भी डीप डाइव करने वाली हूँ। हम बात करेंगे उस प्रोटेस्ट की जिसका जिक्र प्रीकैप में हुआ है। हम एनालाइज करेंगे कि झनक कैसे एक आम स्टूडेंट से एक लीडर बनेगी। वो मिनिस्टर कौन है? क्या वो झनक की मदद करेगी या वो भी अर्शी अनिरुद्ध की जाल का हिस्सा है? क्या लगता है आपको, क्या झनक को जस्टिस मिलेगा? क्या अनिरुद्ध कभी सच्चाई का सामना करने की हिम्मत जुटा पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऋषि आखिरकार अपना स्टैंड लेगा? ये सारे सवाल मैं आपके कमेंट्स में देखना चाहूंगी, क्योंकि आपकी राय, आपके ओपिनियंस ही तो मेरे सबसे बड़ी एनर्जी है। लेकिन रुकिए, आज का वीडियो इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। आपने कहा था कहानी को एक्सपैंड करना है, और मैं संजना हूँ जो फिल्म सिटी में स्क्रिप्ट्स लिखती है, डायरेक्टर्स के साथ बैठकर सीन्स पर चर्चा करती है, और मैं जानती हूँ कि एक कैरेक्टर को मजबूत कैसे बनाया जाता है। और झनक का कैरेक्टर वो तो फौलाद का बना है। आपको एक इनसाइडर बात बताऊं, झनक का वो सीन जब वो ऋषि को 2 नाव वाली बात कहती है, वो सीन फाइनल करने में 10 टेक लगे थे। जी हाँ, 10 टेक्स, क्योंकि डायरेक्टर चाहते थे कि इमोशन बिल्कुल परफेक्ट हो, न गुस्सा ज्यादा न दर्द कम, बस एक दृढ़ आत्मसम्मान। और अनिरुद्ध का अर्शी के साथ वो फेस ऑफ, वाह, कृषाल आहूजा की एक्टिंग तो कमाल की है। उनकी हर लाइन में, हर एक्सप्रेशन में वो टेंशन, वो डर फील होता है। और हिबा नवाब, अरे हिबा तो झनक के किरदार को जी रहे हैं। उनकी एक्टिंग इतनी नेचुरल है कि लगता ही नहीं वो एक्टिंग कर रही हैं। ऐसा लगता है जैसे हम किसी की असली जिंदगी देख रहे हैं। तो दोस्तों, संजना टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगले एपिसोड के रिव्यू में मैं और भी डीप डाइव करने वाली हूँ। हम बात करेंगे उस प्रोटेस्ट की जिसका जिक्र प्रीकैप में हुआ है। हम एनालाइज करेंगे कि झनक कैसे एक आम स्टूडेंट से एक लीडर बनेगी। वो मिनिस्टर कौन है? क्या वो झनक की मदद करेगी या वो भी अर्शी अनिरुद्ध की जाल का हिस्सा है? क्या लगता है आपको, क्या झनक को जस्टिस मिलेगा? क्या अनिरुद्ध कभी सच्चाई का सामना करने की हिम्मत जुटा पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऋषि आखिरकार अपना स्टैंड लेगा? ये सारे सवाल मैं आपके कमेंट्स में देखना चाहूंगी, क्योंकि आपकी राय, आपके ओपिनियंस ही तो मेरी सबसे बड़ी एनर्जी है। लेकिन रुकिए, आज का वीडियो इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। आपने कहा था कहानी को एक्सपैंड करना है, और मैं संजना हूँ जो कभी कोई चैलेंज अधूरा नहीं छोड़ती। चलिए कहानी को और फैलाते हैं, हर किरदार की आत्मा में उतरते हैं। वापस चलते हैं झनक के उसी छोटे से कमरे में। रात हो चुकी है, सखी और धामू थककर सो चुके हैं, लेकिन झनक की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं है। वो खिड़की के पास खड़ी है, बाहर कोलकाता शहर की जगमगाती रोशनियों को देख रही है। ये लाइट्स, ये बिल्कुल उसके सपनों की तरह हैं, चमकती हुई, खूबसूरत, लेकिन अभी बहुत दूर। उसके मन में फ्लैशबैक्स की एक रील चल रही है। उसे अपनी माँ नूतन का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आता है। उसे वो दिन याद आता है जब उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा था, बेटी तू डॉक्टर बनेगी, तू लोगों की जान बचाएगी, तू वो बनेगी जो मैं कभी नहीं बन पाई। ये याद आते ही उसकी आंखों से एक आंसू टपक पड़ता है। वो उसे जल्दी से पहुंच लेती है, लेकिन फिर उसके होठों पर एक मुस्कान आ जाती है, क्योंकि हार मानना तो उसकी माँ ने उसे सिखाया ही नहीं। उसे धामू की वो मासूम बात याद आती है, दीदी तू डॉक्टर बनेगी, मैं तुझे देखकर प्राउड फील करूंगा। उसे सखी के वो जोशीले शब्द याद आते हैं, एक दिन तू बहुत बड़ी डॉक्टर बनेगी, अपना बंगला खरीदना, बड़ी सी कार खरीदना, और फिर ऋषि के परिवार को दिखाना कि तू किसी से कम नहीं है। ये सब बातें, ये यादें, ये उम्मीदें मिलकर उसे एक ऐसी ताकत देती हैं जो किसी भी मुश्किल से बड़ी है। और वो उसी रात फैसला कर लेती है, कल कॉलेज में वो किसी भी चुनौती के सामने झुकेगी नहीं। वो लड़ेगी अपने हक के लिए, अपने सपने के लिए, अपनी माँ के सम्मान के लिए। और इधर अनिरुद्ध के आलीशान ऑफिस में घना अंधेरा है।
वो अकेला बैठा है, हाथ में विस्की का ग्लास है और अर्शी के शब्द उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे हैं। अगर झनक तेरी बेटी साबित हो गई तो? वो खुद से ये सवाल बार बार पूछता है, और जब भी वो ये सवाल पूछता है, नूतन की यादें उसके दिलो दिमाग पर छा जाती हैं। वो प्यार, वो मासूमियत, वो विश्वास जो उसने खुद अपने हाथों से तोड़ दिया था। फिर उसे अपनी बेटी अदिति का चेहरा याद आता है, जो उसकी जिंदगी का, उसकी इस परफेक्ट दुनिया का सेंटर है। वो गुस्से में विस्की का ग्लास दीवार पर दे मारता है। ग्लास के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, ठीक उसके दिल की तरह। वो चिल्लाता है, नहीं, झनक मेरी बेटी नहीं हो सकती। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक छोटा सा शक है, और यही शक उसे एक दीमक की तरह अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। उधर अर्शी अपने घर लौटती है। अपने आलीशान कमरे में वो शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को देखती है। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक है। वो खुद से कहती है, झनक को खत्म करना ही पड़ेगा। अगर वो इस शहर में रही, अगर वो डॉक्टर बन गई, तो वो अनिरुद्ध की नज़रों में और ऊपर उठ जाएगी। मुझे उसे जड़ से उखाड़ना होगा, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसकी साजिशें, उसके खतरनाक प्लान्स, सब कुछ उसके चेहरे पर साफ दिख रहा है। वो एक ऐसी विलन है जो कभी नहीं रुकती, कभी नहीं थकती। कॉलेज का वो मीटिंग रूम जहां कमेटी मेंबर्स की बहस अब भी जारी है। एक मेंबर कहता है, वो लड़की गरीब है लेकिन बहुत टैलेंटेड है, हमें नियमों में थोड़ी ढील देकर उसे हॉस्टल दे देना चाहिए। दूसरा मेंबर, जो शायद अनिरुद्ध या अर्शी से मिला हुआ है, कहता है, क्यों ढील दें, जब उसका लोकल गार्जियन है तो प्रॉब्लम क्या है? रूल सबके लिए बराबर हैं। हेड अपनी जगह पे अडिग है, रूल्स फॉलो होने चाहिए। और फिर ऋषि की वो एंट्री, हाथ में फूड पैकेट्स, चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो कह रही है, देखो मैं कितना अच्छा हूँ, मैं मदद करना चाहता हूँ। और फिर झनक का वो रिएक्शन, वो आंखें जो कह रही हैं, मुझे तुम्हारी ये झूठी हमदर्दी, ये एहसान नहीं चाहिए। उनका वो कन्वर्सेशन, वो टेंशन, वो अनकहे शब्द, सब कुछ इतना इंटेंस है कि आप स्क्रीन से अपनी नजरें हटा ही नहीं सकते। तो दोस्तों, एसएएन टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगले एपिसोड के रिव्यू में मैं और भी डीप डाइव करने वाली हूँ। हम बात करेंगे उसी प्रोटेस्ट की जिसका जिक्र प्रीकैप में हुआ है। हम एनालाइज करेंगे कि झनक कैसे एक आम स्टूडेंट से एक लीडर बनेगी। वो मिनिस्टर कौन है? क्या वो झनक की मदद करेगी या वो भी अर्शी अनिरुद्ध के जाल का हिस्सा है? क्या लगता है आपको? क्या झनक को जस्टिस मिलेगा? क्या अनिरुद्ध कभी सच्चाई का सामना करने की हिम्मत जुटा पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऋषि आखिरकार अपना स्टैंड लेगा? ये सारे सवाल मैं आपके कमेंट्स में देखना चाहूंगी, क्योंकि आपकी राय, आपके ओपिनियंस ही तो मेरी सबसे बड़ी एनर्जी है। लेकिन रुकिए, आज का वीडियो इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। आपने कहा था कहानी को एक्सपैंड करना है, और मैं संजना हूं जो कभी कोई चैलेंज अधूरा नहीं छोड़ती। चलिए कहानी को और फैलाते हैं, हर किरदार की आत्मा में उतरते हैं। वापस चलते हैं झनक के उसी छोटे से कमरे में। रात हो चुकी है, सखी और धामू थककर सो चुके हैं, लेकिन झनक की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं है। वो खिड़की के पास खड़ी है, बाहर कोलकाता शहर की जगमगाती रोशनियों को देख रही है। ये लाइट्स, ये बिल्कुल उसके सपनों की तरह हैं, चमकती हुई, खूबसूरत, लेकिन अभी बहुत दूर। उसके मन में फ्लैशबैक्स की एक रील चल रही है। उसे अपनी माँ नूतन का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आता है। उसे वो दिन याद आता है जब उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा था, बेटी, तू डॉक्टर बनेगी, तू लोगों की जान बचाएगी, तू वो बनेगी जो मैं कभी नहीं बन पाई। ये याद आते ही उसकी आंखों से एक आंसू टपक पड़ता है। वो उसे जल्दी से पहुंच लेती है, लेकिन फिर उसके होठों पर एक मुस्कान आ जाती है, क्योंकि हार मानना तो उसकी माँ ने उसे सिखाया ही नहीं। उसे धामों की वो मासूम बात याद आती है, दीदी, तू डॉक्टर बनेगी, मैं तुझे देखकर प्राउड फील करूंगा। उसे सखी के वो जोशीले शब्द याद आते हैं, एक दिन तू बहुत बड़ी डॉक्टर बनेगी, अपना बंगला खरीदना, बड़ी सी कार खरीदना, और फिर ऋषि के परिवार को दिखाना कि तू किसी से कम नहीं है। ये सब बातें, ये यादें, ये उम्मीदें मिलकर उसे एक ऐसी ताकत देती हैं जो किसी भी मुश्किल से बड़ी है। और वो उसी रात फैसला कर लेती है कि कल कॉलेज में वो किसी भी चुनौती के सामने झुकेगी नहीं। वो लड़ेगी अपने हक के लिए, अपने सपने के लिए, अपनी माँ के सम्मान के लिए। और इधर अनिरुद्ध के आलीशान ऑफिस में घना अंधेरा है। वो अकेला बैठा है।